अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के जो है वो राउंड वन डे टू के एमसीक्यूज़ यहाँ पर मैं सॉल्व करूँगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने डे वन के एमसीक्यूज़ जो है वो केमिस्ट्री और इंग्लिश के सॉल्व किए थे और आज डे टू के जो जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं मेरे पास वो मैं यहाँ पर उसको सॉल्व करूँगा। और जो तमाम स्टूडेंट जिनके टेस्ट कल हैं या परसों हैं या संडे को हैं तो वो इन तमाम लेक्चर्स को लाजमी वॉच करें ताकि आपको जो है वो आपकी तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और जिन स्टूडेंट्स को जो है वो एनईडी के पास पेपर्स रिक्वायर है पीडीएफ फॉर्म में, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें 0300-215-2272। तो फिर मैं आपको अपने जो है वो एनईडी के तमाम पीडीएफ जो पेपर्स जो है वो प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। और चूँकि एनईडी में जितने भी पेपर्स आ रहे हैं तो 100% वो जो है वो पास पेपर से रिपीट होकर आ रहे हैं। तो अगर आपने पास पेपर को ठीक तरह से तैयारी कर लिया तो एनईडी में आपकी 90+ मार्क्स लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो केमिस्ट्री के जो है क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मैं लेक्चर बनाऊँ। तो फिर जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे हैं कि मैंने इससे पहले डिस्कस नहीं किया है या जो है उसको डिस्कस करना चाहिए, मैं यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डे टू के एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह कल डे थ्री के एमसीक्यूज़ में मैं बनाऊँगा। तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ टोटल जो मैंने यहाँ पर कंपाइल किए बेटा, तो ये ओवरऑल हमारे पास 79 एमसीक्यूज़ हैं। और इसके अलावा इंग्लिश के भी एमसीक्यूज़ यहाँ पर तकरीबन 15 एमसीक्यूज़ इंग्लिश के हैं जो मुझे पता लगे। इंग्लिश के थोड़े कम पता लगते हैं। तो अच्छा, मैं पहले इंग्लिश के एमसीक्यू सॉल्व करा देता हूँ ताकि वो स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस के सीएस के हैं तो वो तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं, तो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ वो देख सकें, ठीक है। या जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं या फिर ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए इंग्लिश में पहले सॉल्व करा देता हूँ, दैन उसके बाद मैं केमिस्ट्री पर शिफ्ट करूँगा। तो इंग्लिश में एमसीक्यूज़ जो आए हैं आज, तो एक सिनोनियम आया है डायलेट का, ठीक है। तो डायलेट के मतलब क्या होते हैं, इसका आंसर डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, वाइडन। वाइडन मतलब किसी चीज़ को कुशादा करना, किसी चीज़ को चौड़ा करना, वाइडन। तो ये एक सिनोनियम आया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है अपॉन हैचिंग, और अपॉन हैचिंग के बाद एक डैश हमारे पास लगा हुआ था कंप्लीट। ये एक तरह से सेंटेंस कंप्लीशन है। तो अपॉन हैचिंग यंग डक्स नो हाउ टू स्विम, द नॉलेज ऑफ स्विमिंग इज इन यंग डक्स, स्विमिंग इज नोन बाय यंग डक्स, या हाउ टू स्विम इज नोन इन यंग डक्स। तो यहाँ जो एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ रहा है ना वो ए ऑप्शन है। अपॉन हैचिंग मतलब अंडे से निकलने के बाद यंग डक्स नो हाउ टू स्विम। तो जो यंग डक्स होती हैं, बत्तखें होती हैं, उनको पता होता है तैरा कैसे जाता है। थर्ड क्वेश्चन है इन द मॉर्निंग आई सिंपली टेक अ ग्लैंस डैश द न्यूज़पेपर हेडलाइन। तो ये भी सेंटेंस कंप्लीशन है। तो आई सिंपली टेक अ ग्लैंस एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन होना चाहिए, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 4 है साइनोनिम ऑफ डिवास्टेट इज डैश। तो डिवास्टेट का साइनोनिम आया। डिवास्टेट मतलब होता है तबाह तबाह करना, ठीक है, किसी चीज़ को तबाह करना, डिवास्टेट। तो इसका हमारे पास हो जाएगा डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मीन्स भी यही होता है तबाह करना, ठीक है। क्वेश्चन 5 है साइनोनिम ऑफ कम्पिटेंट इज डैश। कम्पिटेंट मतलब होता है काबिल, और काबिल के लिए जो हमारे पास आंसर है वो है कैपेबल। तो कैपेबल जो है वो उसका हमारे पास राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 है टोटल एक्लिप्स आर मोर रेयर देन सोलर एक्लिप्स। तो ये एक स्पॉटिंग एरर है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन के अंदर एरर स्पॉट करना है। तो टोटल एक्लिप्स आर मोर देन सोलर एक्लिप्स नहीं होगा, चूंकि टोटल एक्लिप्स जो यहाँ पर है ये सिंगुलर है। तो यहाँ आर की बजाय यहाँ पर क्या होना चाहिए, इस होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर स्पॉट हो रहा है। क्वेश्चन 7 है व्हेन रॉबर्ट ट्राइड टू रन फॉर फोर्थ टर्म अपोजिशन सेड दैट ही वाज डैश। जब रॉबर्ट जो है वो उसने चौथी बार इलेक्शन पे खड़ा होना चाहा था, अपोजिशन ने कहा कि वो डैश है। ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज टू ओल्ड, ही वॉज ओल्डेस्ट, ही वॉज सो ओल्ड। देखो सो नहीं होगा क्योंकि सो के साथ तो दैट आता है, ओल्डेस्ट भी नहीं हो क्योंकि दा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब जब रॉबर्ट ने जो है वो जब चौथी बार इलेक्शन लड़ना चाहा तो अपोजिशन ने क्या कहा कि ही वॉज टू ओल्ड, कि वो इतना ज़्यादा ओल्ड है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो यहाँ पर होना चाहिए टू ओल्ड, या टू ओल्ड टू स्टैंड इन, या टू ओल्ड टू कम्पीट इन एन इलेक्शन, इस तरह से भी हो सकता था ये। क्वेश्चन 8 है आई हैव गेन्ड वेट सो दैट आई हैव टू गेट टू द टेलर डैश द ड्रेस बिफोर ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो मैंने वेट गेन कर लिया इसलिए मैं टेलर के पास गया ताकि क्या किया जाए, मेरे ड्रेस को दोबारा से वो अल्टर कर दिया जाए ग्रेजुएशन सेरेमनी से पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा टू फिक्स द ड्रेस, ताकि मेरे ड्रेस को फिक्स कर दिया जा सके। तो ये हो जाएगा टू फिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th है ही बर्स्ट डैश टीयर्स।
तो ये हो जाएगा ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, तो बर्ड्स के साथ इनटू आएगा। MCQ 10 है डैश द सप्लाई एंड डिमांड आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये हो जाएगा इट इज़ एक्सेप्टेड, ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि सप्लाई और डिमांड आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो इट इज़ एक्सेप्टेड, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है देयर वाज एन आर्गुमेंट अबाउट इफ वी शुड मूव इन अ बिगर हाउस। अब यहाँ पर ये स्पॉटिंग एरर है, यहाँ पर देयर वाज पे एक ब्लैंक्स है, आर्गुमेंट अबाउट पे एक अंडरलाइन है, एक अंडरलाइन आपका है इफ वी शुड पर, और नेक्स्ट हमारे पास है मूव पर। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है ना, तो आर्गुमेंट अबाउट पर है, तो यहाँ पर अबाउट नहीं आना चाहिए, तो देयर वाज एन आर्गुमेंट इफ वी शुड मूव इन अ बिगर हाउस, ये अबाउट यहाँ पर एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन 12 है द ग्रेटर द डिमांड डैश द प्राइस, तो जितना ज़्यादा डिमांड होगा प्राइस उतना ज़्यादा होगी, तो ये डबल कंपैरेटिव आया हुआ है। अगर एक कंपैरेटिव अगर आपके पास यहाँ आ गया द ग्रेटर, तो आगे आपके पास दोबारा द से ही कंपैरेटिव स्टार्ट होगा, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़, इस तरह से सवालात होते हैं। क्वेश्चन 13 है आफ्टर कंप्लीटिंग हर यूजुअल मॉर्निंग वर्क शी फेल्ट डैश टायर्ड, तो अपने यूजुअल मॉर्निंग वर्क करने के बाद उसने महसूस किया बहुत ज़्यादा थकन, तो शी फेल्ट एक्सट्रीमली टायर्ड, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो उसको थकन हुई, तो एक्सट्रीमली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14th है ओनली फ्यू मोमेंट ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट क्यूरियसली। अब यहाँ पर स्पॉट करना है एरर को, तो एरर यहाँ पर बेटा यहाँ पर है, मोमेंट पर है, क्योंकि फ्यू जब आया ना तो फ्यू के साथ हमारे पास प्लूरल सेंस आएगा, तो ओनली फ्यू मोमेंट्स होगा, ये मोमेंट नहीं होगा। क्वेश्चन 15 है द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी आर नॉट ऑल फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, फेक। नॉट फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है, रियल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो है वो सिनोनियम हमें ढूंढना है, तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन आ जाएगा, रियल। तो ये 15 MCQs है बेटा, जो इंग्लिश के मुझे पता लगे आज राउंड 2 में, डे 2 में जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं उसके हवाले से। अब आते हैं अपने मेन केमिस्ट्री पोर्शन पर, जिसके 79 क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाले हैं, और आपके लिए मैंने सारा टाइप किया ताकि आप इसको समझ सकें और इसको तैयारी करके अपने लिए जो है वो जितना ज़्यादा हो सके आपके मार्क्स गेट हो सकें। अगर आपको ये PDF चाहिए या फिर 2024 के, 23 के, 22 के किसी भी ईयर की PDFs रिक्वायर है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, आई विल सेंड यू, ठीक है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें पास पेपर्स की मदद से। अच्छा, अब आ जाते हैं केमिस्ट्री की तरफ। आपको भी अगर केमिस्ट्री के कुछ सवालात अगर आपको पता लगते हैं तो इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करें। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके पास नया आया है तो कोशिश करें वो लाजमी मुझे बताएं, ताकि उसके आंसर मैं बाकी स्टूडेंट्स को बता सकूं, और वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा अगर आप राउंड 2 के लिए जब आप तैयार होंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इज कॉल्ड डैश। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हमारे पास कहलाता है एस्टरिफिकेशन। तो ये एक बेसिक एक रिएक्शन होता है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा रिएक्शन करता है अल्कोहल के साथ, अल्कोहल मीन्स ROH, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और हमारा एस्टर बनता है RCOOR, और साथ में वाटर लिबरेट होता है H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो गया। सेकंड है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स आर कॉल्ड डैश। अब लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड। तो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड जो लॉन्ग चेन में हो, ठीक है। थर्ड है इथाइल अल्कोहल इज डिस्टिल्ड विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द फाइनल प्रोडक्ट इज डैश। तो वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास होता है एब्सोल्यूट अल्कोहल, जब इथाइल अल्कोहल को डिस्टिल किया जाता है क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट अल्कोहल हमारा 100% प्योर होता है, और इसके अंदर हमारे पास जो वाटर की कंटेंट होती है वो 0% इसके अंदर हमारा वाटर मौजूद होता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है SO3H इज यूज्ड इन विच बेंजीन रिएक्शन। SO3H हम लोग यूज करते हैं बेटा सल्फोनेशन में, ए ऑप्शन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है कि हम जो बेंजीन है C6H5OH, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग यहाँ पर कराते हैं कि उसके साथ बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ, और इससे क्या होता है SO3H ग्रुप हमारे पास निकलता है इससे, और वो SO3H ग्रुप क्या होता है बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये सल्फोनेशन रिएक्शन ही हमारे पास होता है। इट इज़ अ वेरी फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। क्वेश्चन 5 है हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन्स डैश। हाइब्रिडाइजेशन क्या एक्सप्लेन करता है, तो बेटा ये शेप, बॉन्डिंग, बॉन्ड एंगल सबको एक्सप्लेन करता है, तो डी ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 6 है कोलेस्ट्रॉल, कॉलिक एसिड एंड प्रोजेस्टेरॉन आर डैश। तो जो तीनों हमारे पास है ना, ये असल में एस्टेरॉइड्स होते हैं,
और स्टेरॉइड्स जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर अगर आपने पढ़ा है बेटा, तो दिस इज एक्चुअली इट इज़ लिपिड, लिपिड के टाइप्स है स्टेरॉइड, नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड्स होते हैं हमारे पास। तो ये कोलेस्ट्रॉल, कोलिक एसिड, प्रोजेस्टेरोन, ये सारे, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे स्टेरॉइड है बॉडी में। 7th है अल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद KOH गिव्स डैश। देखो बेटा, अल्काइल हैलाइड का अगर हम KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये दो चीज़ हमारे पास बनाता है, दो चीज़ बनाता है। अगर हमने यहाँ पर इसमें मीडियम, अगर इसमें एक्वस लिया, H2O लिया, तो ये हमारा क्या बना लेगा, अल्कोहल। अगर इसी रिएक्शन में अगर मीडियम जो है वो अपना अल्कोहलिक लेंगे तो ये हमारा क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म देन अल्कीन। अब चूंकि यहाँ पर गिवन नहीं है कि किस मीडियम में इस रिएक्शन को किया जा रहा है, आइदर एक्वस या अल्कोहलिक, तो और ऑप्शन में हमारे पास जो है वो अल्कोहल भी मौजूद नहीं है चारों ऑप्शन में, तो हमारा करेक्ट आंसर अल्कीन है। हम ये सपोज करेंगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन की बात की जा रही है और एसएन रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 8 है हाइड्रोजन फॉर्म सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ डैश। अब देखिए बेटा, ये जो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, इन्हीं को हम लोग जो है ना वो कहते, इन्हीं को हम लोग सलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं, या फिर इनको हम लोग जो है वो आयनिक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, ये ओल्ड कोर्स से है, ओल्ड बुक से है, ठीक है। तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड या आयनिक हाइड्राइड कब बनता है, जब हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किसी मेटल से, अल्कली और अल्कलीन अर्थ मेटल से। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1A एंड 2A। तो क्या होता है हमारे पास बेटा, सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे सोडियम है, अगर वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है H2 से, तो ये हमारे पास बना लेता है NaH2, जो हमारा एक आयनिक हाइड्राइड होता है, ठीक है, या सॉल्ट लाइक होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सॉल्ट जैसी होती है। क्वेश्चन 9 है नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन इवॉल्व द सेम नंबर ऑफ, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सेम नंबर ऑफ क्वांटम नंबर। तो ये एक सिंपल एक स्टेटमेंट हमारी है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, कि किसी भी एटम में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं होते जिसके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाए। क्वेश्चन 10 है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के अंदर, दोनों के अंदर बेटा कितने होते हैं हमारे पास, 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 आंसर हो जाएगा। ईच की बात कर रहे हैं तो किसी एक की मिसाल यहाँ पर हम लेंगे, किसी एक को देखते हुए बात करेंगे। क्वेश्चन 11 है फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ कंटेनर कंटेनिंग अ गैस एंड इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ, दैन इट्स टेम्परेचर वुड बी डैश। अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक गैस मौजूद है कंटेनर में उस पर, और वॉल्यूम उसका हाफ हो जा रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर यहाँ पर सेम रहेगा, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंप्रेशन की बात यहाँ पर की जा रही है जिस पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन 12 है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इज गिवन टू प्लांट्स बाय डैश। अब देखो फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों प्लांट्स को कैसे मिलेगा। अब फॉस्फोरस नाइट्रेट क्या होता है, इसमें फॉस्फोरस भी होता है और NO3 भी होता है, तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन दोनों हमें फॉस्फोरस नाइट्रेट से मिल जा रहा है। सुपर फॉस्फेट की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट होता है, तो ये हमारे पास होता है सुपर फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट भी यही होता है CA3PO4 ट्वाइस, लेकिन इसमें मोल्स का एक डिफरेंस होता है ये, तो यहाँ पर 2 मोल्स या 3 मोल्स इस तरह से लगा होता है, सॉरी यहाँ पर नहीं, सुपर फॉस्फेट में शायद 3 मोल्स लगा होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन, तो ये आप देख सकते हैं कि सुपर फॉस्फेट में सिर्फ फॉस्फोरस मिल रहा है और कैल्शियम फॉस्फेट में भी सिर्फ फॉस्फोरस मिल रहा है। फॉस्फोरस नाइट्रोजन दोनों मिल रहे हैं हमारे पास फॉस्फोरस नाइट्रेट में, ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं, तो आप जानते हैं लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं, तो लेविस बेस होते हैं। तो लेविस बेस से मुराद क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स, चूंकि लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। क्वेश्चन 14 है मेटल्स यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन इज डैश। आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, तो जिंक इस्तेमाल करते हैं, ए ऑप्शन। तो जिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन 15 है नॉन मेटेलिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द ग्रुप डैश। नॉन मेटेलिक कंपाउंड कहाँ मौजूद होते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब देखिए पीरियोडिक टेबल अगर मैं डिजाइन करूँ तो ये हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास एक होता है, दिस इज एस ब्लॉक, ठीक है, तो ये सारे मेटल हमारे पास होते हैं एस ब्लॉक में। इसके बाद हमारे पास बीच में सेंटर में होता है डी ब्लॉक, इसमें भी सारे मेटल होते हैं। फिर जब हम यहाँ आते हैं पी ब्लॉक में, तो ये हमारा है पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक में हम क्या करते हैं, इस पी ब्लॉक के अंदर हम लोग डायगोनल ड्रॉ करते हैं इस तरह से तिरछे में,
अब डायगोनल में जो एलिमेंट्स आते हैं सारे वो तो हमारे पास मेटालॉइड्स होते हैं और नीचे वाले मेटल्स होते हैं, ऊपर वाले नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये राइट का अपर राइट पोर्शन है जहाँ पर ज़्यादातर नॉन मेटल्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे। तो ये हो जाएगा अपर राइट, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 16 है एक्वा रीजिया प्रोड्यूसेस डैश। एक्वा रीजिया जिसको हम लोग जो है वो रॉयल वाटर कहते हैं, जो कि गोल्ड को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? तो मतलब जब गोल्ड से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है? तो एक्वा रीजिया असल में बेटा दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, 1 मोल नाइट्रिक एसिड और 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये मिलते हैं बेटा तो इससे हमारे पास NOCl बनता है, प्लस नेसेंट क्लोरीन बनता है और वाटर बनता है। ये हमारा ओल्ड कोर्स का सवाल है तो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी जो नेसेंट क्लोरीन है ना, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गोल्ड। अभी करता है क्या है कि गोल्ड जो है ना वो इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है और हमारे पास AuCl4 माइनस एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स यहाँ पर फॉर्म हो जाता है, AuCl4 माइनस, जिसको हम लोग ऑरिक क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो और ये वाटर सॉल्युबल होता है और इसी फॉर्म में क्या होता है, ये पानी में डिजॉल्व हो जाता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा ऑरिक क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन 17 है नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डैश। नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है किसकी वजह से? ड्यू टू व्हाट? तो नाइट्रोजन स्टेबल होता है वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से भी होता है, लेकिन ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल की वजह से। क्योंकि एक तो होता है कि भाई नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है, लेकिन इसके साथ इसकी हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है, पी पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हुए, इस वजह से भी ये ज़्यादा स्टेबल होता है। क्वेश्चन 18 है पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ डैश। पाई बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बनता है? तो साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ओनली। क्योंकि एस ऑर्बिटल कभी भी हमारे पास जो है ना वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते, तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें एस ऑर्बिटल्स हमारे पास आ रहे हैं। क्वेश्चन 19 है इन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज ऑलरेडी अटैच्ड टू डैश। देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है, प्राइमरी जिसको हम लोग जो है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हैलोजन हमारे पास है वो एक कार्बन से अटैच है। अब हैलोजन तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब इस अल्फा कार्बन के साथ क्या होता है बेटा, एक जगह पर रेडिकल होता है, बाकी 2 हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट होती है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाता है। तो ये एक कार्बन 2 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। क्वेश्चन 20 एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। किस टेम्परेचर पर वाटर की काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट होगी? अब हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, ए में, बी में 373 केल्विन है। अच्छा, इसको भी अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो प्लस करेंगे 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 373 केल्विन। और ए तो सी तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये हमारा 273 केल्विन है। तो हाईएस्ट टेम्परेचर ए और बी दोनों में सेम आ रहा है, तो बोथ ए एंड बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है केमिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डैश। अब देखिए बेटा हमारे पास जो केमिकल फार्मूला है, किसी भी कंपाउंड का जब हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो वो केमिकल फार्मूला 2 तरह से लिखा जाता है। देयर आर 2 वेज ऑफ राइटिंग केमिकल फार्मूला। एक हमारे पास कहलाता है, वन इज कॉल्ड एज एम्पेरिकल फार्मूला, जबकि दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सेकंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस है। एम्पेरिकल फार्मूला में हमारे पास क्या होता है बेटा कि उसके अंदर हमें जो है वो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता होता है, कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता होते हैं। और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स पता होते हैं किसी भी एटम के किसी कंपाउंड के अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कौन बताता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर यहाँ एक्चुअल की जगह पर रिलेटिव लिखा होता तो एम्पेरिकल फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, तो अभी तो फिलहाल नहीं है। मैथमेटिकल फार्मूला भी नहीं होगा इस तरह से, और नन भी नहीं होगा। क्वेश्चन 22 है फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर बिकॉज डैश। अब फ्यूजन से मुराद यहाँ पर ये न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है, यहाँ फ्यूजन से मुराद हमारे पास मेल्टिंग का प्रोसेस है। मेल्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक सॉलिड लिक्विड बनता है और ये हाई टेम्परेचर पर होता है। क्यों? चूँकि एंडोथर्मिक प्रोसीजर है। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है, ये डी ऑप्शन। अच्छा, जो ऊपर ए बी सी ऑप्शन है ना, ये नॉर्मली जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वो अलग चीज़ होती है, इसमें क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं।
तो ये हमारे पास कहलाता है न्यूक्लियर फ्यूजन। अब दिस इज अ डिफरेंट थिंग। इसके लिहाज से ऑप्शन शुरू के 3 दिए गए हैं, लेकिन जो मेल्टिंग वाला फ्यूजन है उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इनफ टू ओवरकम रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लाई। ठीक है, तो जब हाई टेम्परेचर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल्स की, वो दूर जाते हैं और दूर जाने पर चीज़ें मेल्ट हो जाती हैं। तो उसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 23 है, मीथेन इज आल्सो कॉल्ड डैश। देखिए मीथेन को मार्च गैस तो कहते ही कहते हैं, लेकिन मार्च गैस के अलावा उसको हम मिथाइल हाइड्राइड भी कह सकते हैं, है ना बेटा। देखो मार्च गैस तो कहते हैं क्योंकि दलदली इलाकों से निकलती है, मिथाइल हाइड्राइड भी कह सकते हैं क्योंकि मिथाइल होता है CH3 और हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन। तो दैट्स वाई इसका आंसर हमारे पास डी करेक्ट हो गया, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मार्च गैस और मिथाइल हाइड्राइड दोनों ही है ये मीथेन। क्वेश्चन 24 है, आयनिक सॉल्ट इन वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डैश। आयनिक सॉल्ट को जब वाटर में डालेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा। देखो अगर हमने एक बीकर लिया, इफ़ यू हैव टेकन अ बेकर, और बीकर के अंदर हमने कोई भी सॉल्ट डाल दिया, जैसे कि NaCl डाल दिया। अब NaCl जब डालेंगे तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, और Na+ Cl- में ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि उसमें हमारे पास अब जो वाटर के H+ आइंस हैं ये क्या करेंगे, Cl- को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे, और जो वाटर के OH- आइंस होंगे वो क्या करेंगे, वो Na+ को चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। अब ये जो प्रोसीजर हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। और जो आइंस बन गए इनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड एज हाइड्रेटेड आइंस। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट होगा, हाइड्रेटेड आइन। जब आयनिक सॉल्ट को पानी में डाला जाता है तो वो हाइड्रेटेड आइंस में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन 25 है, विच इज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। इनमें से कौन सा एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। तो देखिए इथाइलाइन ग्लाइकोल और प्रोपाइन ग्लाइकोल, ये दोनों ही हमारे पास जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। तो इथाइलाइन ग्लाइकोल भी करेक्ट आंसर है, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भी करेक्ट आंसर है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर सिर्फ इथाइलाइन ग्लाइकोल आए तो हम उसको टिक आउट कर देंगे। क्वेश्चन 26 है, वेंडरवॉल फोर्सेस आर हायर इन डैश। वेंडरवॉल फोर्स किस में हायर है। अच्छा ये सारे जो है ना बेटा ये नोबल गैस और हैलोजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो वेंडरवॉल फोर्सेस हमारे पास आएंगी वो क्या होंगी, LDF, मतलब लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब LDF हमें पता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। जिसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उसकी LDF ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन तो ख़त्म हो गया और ब्रोमीन भी ख़त्म हो गया, चूँकि आयोडीन और जिनॉन इससे बड़े हैं। अच्छा आयोडीन और जिनॉन का मामला कुछ ऐसा है कि पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप पर एक ही पीरियड में ये पाए जाते हैं। आयोडीन लेफ्ट पर होता है और जिनॉन राइट पर होता है। आयोडीन ग्रुप 7 में होता है और जिनॉन ग्रुप 8 में होता है। और जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो नॉर्मली एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस हमारा जो है वो इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से। लेकिन 7A 8A के अंदर क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, यहाँ एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है क्योंकि जिनॉन का एटम आयोडीन से बड़ा होगा बिकॉज ऑफ रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो LDF भी तो जिनॉन का साइज बड़ा होगा ना आयोडीन के मुकाबले में। ठीक है, तो जितने बड़े एटम्स होते हैं उतने ज़्यादा वेंडरवॉल फोर्सेस हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ठीक है, तो सेम इस तरह से क्या हो गया कि आयोडीन लेफ्ट पर है, जिनॉन राइट पर है। जिनॉन का एटॉमिक रेडियस हमारा आयोडीन से बड़ा होगा चूँकि इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्जन जो होगी जिसकी वजह से, तो इसकी वजह से जिनॉन जो हमारे पास होगा इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट वेंडरवॉल फोर्सेस यहाँ पाई जाएंगी। क्वेश्चन 27 है, डैश कैन कॉज ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर बेंजीन कर सकता है, क्योंकि बेंजीन हमारे पास कैसा होता है बेटा, बेंजीन होता है कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक चीज़ें वो होती हैं जो कैंसर कॉजिंग हो। MCQs 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट। इसमें से कौन सा हमारे पास बेटा डबल सॉल्ट है। ठीक है, अब ये जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट किसे कहते हैं, जिसमें 2 सॉल्ट एक साथ हो। इप्सम हमारा एक सिंगल सॉल्ट है, ये सिर्फ होता है MgSO4.7H2O, ये इप्सम है। जब हम जिप्सम की बात करते हैं तो ये भी हमारा सिंगल सॉल्ट है, ये तो CaSO4.2H2O। डोलोमाइट जो होता है ये डबल सॉल्ट होता है, ये होता है CaCO3.MgCO3। ये 2 सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, दैट्स वाई डोलोमाइट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डाउस प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में क्या यूज़ होता है, ये आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि डाउस प्रोसेस एक हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन लेते हैं C6H5Cl
और उसकी रिएक्शन हम लोग करा देते हैं बेटा किससे, NaOH से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो 10% कंसनट्रेटेड होता है। और इससे हमारे पास क्या होता है, फिनॉल हमारे पास बनता है और HCl लिबरेट हो जाता है। तो ये फिनॉल को बनाने के लिए हम लोग जो है वो डाउस प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें डाउस प्रोसेस में एज अ रिएक्टेंट यूज़ क्या होता है, आप देख सकते हैं क्लोरोबेंजीन यूज़ हो रहा है, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन 30 है, एवोपरेशन ऑफ वाटर इज अ डैश प्रोसेस। तो एवोपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। टेम्परेचर जब कोई लिक्विड एवोपरेट हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है, चूँकि हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स उसमें से लीव आउट कर जाते हैं। 31 है, डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डैश। तो डायपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से शो करते हैं और ये बराबर होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस के। चार्ज और डिस्टेंस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायपोल मोमेंट कहलाता है। तो चार्ज को हम लोग क्यू से शो कर सकते हैं, डिस्टेंस को डी से, तो क्यू इंटू डी हो जाएगा। वैसे हमारी केमिस्ट्री की बुक में ई इंटू डी लिखा हुआ है, बात एक ही है, चार्ज को क्यू से भी शो कर सकते हैं और ई से भी शो कर सकते हैं। 32 है, क्रिस्टल्स विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर डैश। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक क्रिस्टल में होगी, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो बॉन्ड पाया जाएगा दिस विल बी एक्चुअली आयनिक बॉन्ड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। 33 है, डैश आर यूज इन कलरिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को कलर करने के लिए हमेशा हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स यूज करते हैं, क्योंकि ये कलर्ड कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई। 34 है, डैश विल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव। हेलोफॉर्म से मुराद यहाँ पर आयोडोफॉर्म टेस्ट है। आयोडोफॉर्म मीन्स CH3। तो CH3 कौन टेस्ट पॉजिटिव देता है, जिनमें या तो हमारे पास असाइल ग्रुप लगा हो, ये वाला ग्रुप, या फिर अगर हमारे पास CH3COH ग्रुप लगा हो, तो ये दोनों हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। तो यहाँ पर जो इथेनॉल है, इथेनॉल में आपको क्या होगा बेटा, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आपको दिखाई देगा। तो दैट्स वाई इथेनॉल हमारा जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है। और इससे क्या होता है कि जब इथेनॉल के रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं इसके रिएक्शन आयोडीन से, I2 से, किसी बेसिक मीडियम में NaOH की प्रेजेंस में, तो CH3 के हमें जो है वो येलो क्रिस्टल मिलते हैं। तो ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहलाता है। क्वेश्चन 35 है, द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूसेस डैश। अल्कीन की हाइड्रोजनेशन से क्या बनता है, देखो सिंपल बात है कि अल्कीन की जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इट विल बी फॉर्मिंग व्हाट, इट विल बी फॉर्मिंग अल्केन, तो अल्केन बनाएगा ये, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड इज डैश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्टेरॉइड जैसे मैंने बताया कि अभी लेक्चर के स्टार्ट में आपको कोलेस्ट्रॉल है। बाकी नायासिन तो हमारा एस्टेरॉइड है ही नहीं, ये तो हमारा विटामिन है। और राइबोफ्लाविन भी हमारा विटामिन, हमारा B2 होता है राइबोफ्लाविन, ठीक है। क्वेश्चन 37 है, द वैलेंसी ऑफ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज डैश। अच्छा, जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हमारे पास होते हैं ना बेटा, जिनको मेटालिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है, अब ये हमारे पास किसी रिएक्शन से नहीं बनते, ये हमारे पास जस्ट एक फिजिकल रिएक्शन से बनते हैं। और जब फिजिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर वैलेंसी का कोई चेंज नहीं आता। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की वैलेंसी हमारे पास जो है वो 0 रहती है, इसमें कोई वैलेंसी नहीं आती, ठीक है, क्योंकि कोई रिएक्शन होता ही नहीं उसके अंदर। 38 है, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज सेम वॉल्यूम। तो जैसे कि हमें पता है कि किसी भी गैस को अगर हम 1 वॉल्यूम लेंगे या 6.02 एक्सपोनेंट 23 इतने मॉलिक्यूल्स अगर किसी गैस के अगर हम लेंगे तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, 22.41 dm³ होगा, किस पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, तो ये एवोगाड्रोज लॉ की स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन, एवोगाड्रोज लॉ। क्वेश्चन 39 है, फार्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। तो हाइपोक्लोरस एसिड होता है HClO। HClO4 जो होता है ना बेटा, ये होता है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, तो ये अभी अलग चीज़ है ये। 40 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगी, HCl, HF, HBr, HI। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इन्हिसार किस पर होता है बेटा, कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा जिसके पास है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास जो मैक्सिमम यहाँ पर आएगा वो HF में आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है 2.1 है, फ्लोरीन की 4.0 है। जब हम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे इसका, तो ये 4 - 2.1 आ जाएगा, दैट्स अप्रॉक्स 0.9। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा कि इसकी बाकी तमाम के मुकाबले में उसकी डिफरेंस सबसे ज़्यादा आ रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये
स्ट्रॉन्गेस्ट इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। क्वेश्चन 41 है, अनदर नेम ऑफ मीथेन इज डैश। मीथेन का दूसरा नाम क्या है? तो मीथेन का जो दूसरा नाम होता है बेटा वो मार्च गैस और सुई गैस दोनों हैं, तो बोथ बी एंड सी हो सकता है। चूँकि सुई गैस में भी 96 या 97% तक हमारा जो है वो यही होता है, मीथेन होता है। मस्टर्ड गैस अलग चीज़ है। मस्टर्ड गैस ओल्ड बुक के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, दिस इज बीटा डैश डाइक्लोरो डाई इथाइल सल्फाइड। तो ये हमारे पास होता है मस्टर्ड गैस, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया जाता था फॉर एज अ केमिकल वीपन के तौर पे उसको हम लोग इस्तेमाल करते थे। ठीक है, दिस इज मस्टर्ड गैस। क्वेश्चन 42 है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिटिक एसिड गिव्स डैश। अल्कोहल का एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? अब देखो, अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं C2H5OH और इसका एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराया जाता है, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए हमारे पास ये बनेगा CH3COOC2H5 और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये एस्टर जो बना, इस एस्टर का नाम है इथाइल एसीटेट। तो ये एस्टर भी बन रहा है, इसका नाम इथाइल एसीटेट है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 43 है, विच गैस बिहेव्स मोस्ट आइडियली एट रूम टेम्परेचर। तो बेटा रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा आइडियल गैस वो बिहेव करती है जो सेम एटम से मिलकर बनी होती है। अब सेम एटम से इन चारों में से कौन सी गैस बनी? ऑक्सीजन गैस। तो इसका सबसे ज़्यादा आइडियल बिहेवियर रहेगा। क्वेश्चन 44 है, डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन सब में किसमें है? ये ए ऑप्शन में है, HCl और HBr में। चूँकि ये हमारे पास पोलर है, देखो हमारे पास HCl भी पोलर है, HBr भी पोलर है। बी ऑप्शन में HF तो पोलर है लेकिन CO2 नॉन पोलर है, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन में दोनों ही नॉन पोलर हैं क्योंकि सेम एटम से मिलकर बन रहे हैं। डी ऑप्शन में पहला वाला तो पोलर है, दूसरा वाला मीथेन हमारा नॉन पोलर है। दैट्स वाई ए ऑप्शन करेक्ट है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड HCl और HBr में होगा। क्वेश्चन 45 है, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। पोलैरिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो जो ये इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट यहाँ पर जो शायद इसमें ऑर्डर वाइज ये आंसर था, तो HF की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होती है HCl से ज़्यादा HBr की होती है और HBr से ज़्यादा HI की होती है। तो इसकी पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी और पोलैरिटी के साथ इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जिसके जो ज़्यादा पोलर होते हैं उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। क्वेश्चन 46 से, लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं? तो लिगेंड्स हमने अभी देखा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं चूँकि लेविस बेस है। क्वेश्चन 47 है कि प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक NaOH रिएक्शन इज कॉल्ड डैश। जब ये तीनों चीज़ आपस में रिएक्शन करती हैं, प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये रिएक्शन हमारे पास कहलाता है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो ये जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ कोर्स है ये, तो आप डायरेक्टली इसके आंसर को मेमोराइज कर लें, याद कर लें। क्वेश्चन 48 है, रेट कांस्टेंट इन आर्हेनियस इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन। आर्हेनियस इक्वेशन भी हमने कभी नहीं पढ़ा आज तक, ये भी आउट ऑफ कोर्स है। इसका डायरेक्ट आंसर याद रखें कि रेट कांस्टेंट जो होता है आर्हेनियस इक्वेशन में वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शंस भी मैं नहीं दे रहा इसका, बस आंसर याद कर लें। क्वेश्चन 49 है, विच इज द इनकरेक्ट अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में क्या बात इनकरेक्ट है? इसमें इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो ये है कि न्यूक्लियस हैज नेगेटिव चार्ज। क्योंकि हमें पता है ये बात इनकरेक्ट है, न्यूक्लियस के पास चार्ज नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव होता है। बाकी ऑप्शंस भी होंगे बट दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 50 है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन डैश। हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसमें हो गया? हमें पता है ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे कम यहाँ पर हीलियम का है, तो 4 हो गया ना इसका। कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, SO2 का 64 होगा। तो मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मास है वो हीलियम का है, दैट्स वाई इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन हाईएस्ट रहेगी। क्वेश्चन 51 है, एट लो टेम्परेचर एंड हाई एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा, विच गैस बिहेव्स मोस्ट आइडियल। तो देखो मैंने बताया था इन तमाम गैसेस में वैसे CO2 और H2O तो होगा नहीं, बाकी हीलियम और ऑक्सीजन में फिर हम क्या देखेंगे कि जो हीलियम हमारे पास है तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा आइडियली बिहेव करेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा छोटे एटम्स होते हैं उनका आइडियल बिहेवियर उतना ज़्यादा होता है।
क्वेश्चन 52 है विच इज नॉट ओपन चेन कंपाउंड, इसमें से कौन सा ओपन चेन कंपाउंड नहीं है? तो देखो एलिफेटिक कंपाउंड तो ओपन चेन होते हैं, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड कभी भी ओपन चेन नहीं होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए जरूरी है कि कंपाउंड कैसा हो, हमारा साइक्लिक हो। 53 है टोलेंस रिएजेंट इज डैश। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? तो टोलेंस रिएजेंट असल में हमारे पास ये होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। मतलब सिल्वर नाइट्रेट होता है, AgNO3 होता है, लेकिन अगर इसके साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स कर दिया जाए तो सूरत में हमारे पास क्या होता है, डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो इस तरह से कि स्ट्रक्चर बन जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है डाइअमाइन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं टोलेंस रिएजेंट। ये असल में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है, ऐसा सिल्वर नाइट्रेट जिसमें अमोनिया ऐड किया गया हो। क्वेश्चन 54 है द ग्रुप विच कंटेन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड डैश। 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में होंगे तो उनको हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 7 की बात करें, चैल्कोजेंस हमारे पास ग्रुप 6 के एलिमेंट्स होते हैं, निक्टोजेंस हमारे पास ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं, नोबल गैसेस हमारे पास ग्रुप 8 के एलिमेंट्स होते हैं। दैट्स व्हाई ऑल दीज आंसर्स आर नॉट करेक्ट एंड ए ऑप्शन इज करेक्ट, हैलोजन। हैलोजेंस ग्रुप 7 के एलिमेंट्स को कहा जाता है, और इनको हैलोजेंस कहने की वजह क्या होती है बेटा कि ये सॉल्ट फॉर्मर्स होते हैं, ये सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्मर्स। क्वेश्चन 55 द रेजिस्टेंस टू फ्लो इन लिक्विड इज कॉल्ड डैश। जब एक लिक्विड को फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। एमसीक्यू 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लोन पेयर। अच्छा, विस्कोसिटी को हम लोग ईटा से शो करते हैं, ये सिंबल होता है ईटा, इससे विस्कोसिटी को शो किया जाता है। क्वेश्चन 56 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लोन पेयर। इसमें से लोन पेयर किस में होगा? तो बेटा जब हम वाटर के स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वाटर में हमारे पास 2 लोन पेयर आता है। अमोनिया में जब हम देखते हैं अमोनिया में 1 लोन पेयर आता है, लेकिन मीथेन के स्ट्रक्चर में कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं आता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, कि वाटर और अमोनिया दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। 57 है द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन अ सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल प्रेशर, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश लॉ। तो ये हमारे पास कहलाता है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ की स्टेटमेंट है, तो दिस इज कॉल्ड एज, पूरा नाम होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसका पूरा नाम है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मीन्स अगर आपने एक कंटेनर लिया है, और इस कंटेनर में आपने मल्टीपल गैसेस डाल दी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस डाल दिया है आपने, हीलियम गैस डाल दिया है आपने, नियॉन गैस डाल दिया आपने, तो सबके अपने अपने प्रेशर है। मान लें इसका प्रेशर 2 है, इसका 4 है, इसका 3 है, तो टोटल प्रेशर कितना होगा, 2 + 4 + 3 के बराबर हो जाएगा। 4 2 6 और 6 3 9। तो ये क्या हो, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर कोई कंटेनर है तो उसके अंदर जितने भी गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर्स को प्लस किया जाए तो कंटेनर के अंदर मौजूद टोटल प्रेशर आपको पता लग जाएगा। डाल्टन्स लॉ कहलाता है ये। क्वेश्चन 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल सॉल्ट। ये सवाल पीछे भी गया बट ऑप्शंस यहाँ पर चेंज है। देखो डोलोमाइट तो डबल सॉल्ट है। चिली सॉल्ट पीटर किससे कहा जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर, तो ये हमारा सिंगल सॉल्ट है। एलम या पोटेश एलम अगर हम इसको कहें तो ये क्या होता है, K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2, तो ये भी हमारा डबल सॉल्ट है, जिसको हम फिटकिरी कहते हैं ना उर्दू में। तो बोथ ए एंड सी हो जाएगा कि ये जो हमारा फिटकिरी है और डोलोमाइट है, ये सारे दोनों डबल सॉल्ट हमारे पास हैं। क्वेश्चन 59 है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स कैन डैश। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग होगी तो वो क्या करेंगे। अब जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, अब इस कंटेनर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, अब इन मॉलिक्यूल्स के आपस में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जब आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा बेटा कि ये वॉल ऑफ कंटेनर से अट्रैक्शन में नहीं रह पाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो प्रेशर होगा इनका वो कम हो जाएगा। सी होगा डिक्रीज द गैस प्रेशर। ए और बी तो नहीं हो सकता, चूँकि इंक्रीज और एलिवेट दोनों का मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ने का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्वेश्चन 60 है व्हेन अमाइनो एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट बिकम्स डैश। जब अमाइनो एसिड को पानी में डाला जाता है तो ये क्या बन जाता है, इसका ऑप्शन होगा सी ज़्यूटाराइन, तो ये ज़्यूटाराइन बन जाता है। ज़्यूटाराइन क्या होता है, डाइपोलर बट ओवरऑल
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइन। दो पोल्स होते हैं लेकिन ओवरऑल न्यूट्रल आइन हमारे पास कहलाता है ज्यूटेराइन। ज्यूटेराइन असल में अमीनो एसिड से बनता है। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना हाइड्रोजन अमोनिया को दे देता है इस तरह से, अब ये अमोनिया के पास NH3 प्लस हो जाएगा और COO ने एक अपना H निकाल दिया तो ये माइनस हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज अ ज्यूटेराइन। तो ये मैंने यहाँ पर एक बनाया ज्यूटेराइन। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो चार्जेस मौजूद हैं, डाइपोलर है ये, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल हमारा न्यूट्रल है। तो ये एक ज्यूटेराइन कहलाती है। कब बनता है? जब अमीनो एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन कौन लॉस कर देगा? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन तो करेगा नहीं क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी रखेगा, नॉन मेटल है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम में जो सबसे ज़्यादा बड़ा एटम होगा वो सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो सबसे बड़ा एटम जो है वो पोटेशियम का होता है। चूँकि पीरियड देख लें, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का है। अब फोर्थ पीरियड का है तो 4 शेल होंगे इसके पास, इसका एटम सबसे बड़ा होगा, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली लॉस हो जाएगा। 62 है, RSH इज अ फंक्शनल ग्रुप नेम्ड एज डैश। तो RSH को हम लोग जो है वो थायो अल्कोहल कहते हैं। तो इनको थायो अल्कोहल कहा जाता है, या इन्हीं को कुछ बच्चे जो है वो मरकैप्टन भी कहते हैं, एक ही बात है। क्वेश्चन 63 है, द हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ऑफ डैश। तो ये पीछे चला गया है, HF इसका आंसर था, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसी में है। 64 है, विच इज़ नॉट अ फैटी एसिड। फैटी एसिड कौन सा नहीं है? तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फैटी एसिड हमारे पास कैसे होते हैं बेटा? लॉन्ग चेन, जिनकी चेन जो है हमारे पास लॉन्ग होती है। अब ओलिक एसिड में हमारे पास लगभग शायद 17 या 18 कार्बन होता है, मतलब ग्रेटर देन 10 कार्बन होते हैं। स्टेरिक एसिड में भी 10 से ज़्यादा कार्बन होते हैं, पाल्मेटिक एसिड में भी 10 से ज़्यादा कार्बन होता है। बस एसिटिक एसिड में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन रहते हैं। इसलिए ये हमारा फैटी एसिड नहीं होगा, बिकॉज फैटी एसिड के लिए कंपलसरी है कि इट मस्ट कंटेन लॉन्ग चेन। इसमें लॉन्ग चेन होना जरूरी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 65, केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस सल्फेट इज डैश। फेरस सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास होगा FeSO4, फेरस सल्फेट का। चूंकि फेरस का मतलब क्या होगा कि Fe के जो चार्ज हमारे पास आ रहा है, दिस शुड बी +2, और सल्फेट हमारे पास SO4 है -2। ठीक है, तो जब हम इसको जब दोनों को मिलाएंगे तो Fe +2 और SO4 -2 ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट हमारा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 66 है कि परसेंटेज ऑफ नियॉन वेपर इज 25% and that of mercury vapor is 75%. If total pressure is 150 atm, the partial pressure of neon will be dash. तो नियॉन वेपर का कहा जा रहा है कि 25% इसकी जो है वो परसेंटेज है नियॉन वेपर की, और मर्करी वेपर हमारा 75% है। टोटल प्रेशर अगर 50 atm है तो पार्शियल प्रेशर नियॉन का कितना होगा? अब देखो, नियॉन टोटल प्रेशर 50 atm है ना, और नियॉन 25% है, तो 250 का हम लोग 25% निकाल लेते हैं। तो अगर आप 50 को मल्टीप्लाई कर दें 25 से और डिवाइड कर दें 100 से, तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 12.5 आ जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, 12.5। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67, किप्स अपरेटस इज यूज इन द मेकिंग ऑफ डैश। वैसे तो ज़्यादातर बच्चे इसमें इसका आंसर H2S लगाएंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन इसमें एक और ऑप्शन भी आ रहा है कि गैस विथ रोटोनिक लैग स्मेल, वो गैस जिसका सड़े बंडे जैसी महक है। तो H2S गैस जो है ना, वो उसकी सड़े बंडे जैसी स्मेल भी होती है, तो उसको किप्स अपरेटस से बनाया जाता है। तो उसका ऑप्शन डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 68 है, हीट ऑफ हाइड्रेशन इज मिनिमम फॉर डैश। हीट ऑफ हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम किसके लिए होगी? तो हमें पता है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, इट इज़ वॉट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितने छोटे आइंस होते हैं उतने ईजिली हाइड्रेट होता है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। इसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, उसका हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम में सबसे बड़ा जो एटम है वो सीजियम का है, तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे कम है। क्वेश्चन 69 है, अल्कोहल्स आर मिसिबल इन वाटर बिकॉज ऑफ डैश। अल्कोहल वाटर में क्यों डिजॉल्व होते हैं? क्योंकि अल्कोहल होता है ROH, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, और वाटर में भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स चूंकि इनके सेम है, दैट्स वाई ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ये ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन 70, एडिशन ऑफ HCN विद फॉर्मल्डिहाइड इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन। HCN के रिएक्शन जब फॉर्मल्डिहाइड से करेंगे तो क्या कौन सा रिएक्शन होगा। तो बेटा ये देखें, ये जो रिएक्शन हमारे पास है ये रिएक्शन ओल्ड बुक का है, न्यू बुक का नहीं है, इसलिए मैं ये रिएक्शन बता दे रहा हूँ। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, बल्कि शायद न्यू बुक के अंदर भी रिएक्शन है, सॉरी। जब इसका HCN से रिएक्शन होगा तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जाकर अटैक कर लेगा, एक तरफ H चला जाएगा और एक तरफ CN आ जाएगा। ये जो कंपाउंड हमारे पास बनेगा दिस इज कॉल्ड एज साइनोहाइड्रिन। तो ये साइनोहाइड्रिन बनेगा। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है CN-, ये पहले जाकर हमारा क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पे जाकर अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जो कि पहले अटैक कर रहा है फर्स्ट स्टेप पे, दैट्स वाई दिस, और रिएक्शन एडिशन हो रहा है, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये रिएक्शन हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड जो हमारे पास होते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 71 है, ग्रेटर द इंटरमोलिकुलर फोर्स डैश। जितनी ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, मीन्स कि अगर हम एक बीकर ले लेते हैं और उस बीकर के अंदर अगर हम एक लिक्विड यूज़ कर लेते हैं जिनकी इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत करीब करीब है आपस में, तो अब ये इतनी इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा कि ये वेपर ज़्यादा इनके जनरेट नहीं होंगे। जब वेपर जनरेट नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर आपको पता है कि एक सिंपल हमारे पास टर्म है कि वेपर प्रेशर जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा वेपर प्रेशर उतनी कम होगी। दैट्स वाई वाटर का वेपर प्रेशर पेट्रोल के मुकाबले में कम होता है। क्वेश्चन 72, लिगेंड्स आर डैश। लिगेंड्स क्या होते हैं। तो लिगेंड्स अभी पीछे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं। ये सवाल तो 2 बार इससे पीछे चला गया है, दोबारा आ गया। 73 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे आराम से इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर सकता है। ये भी पीछे चला गया दोबारा से कि क्लोरीन और फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी रखते हैं। लिथियम पोटेशियम में चूंकि पोटेशियम का साइज बड़ा है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। क्वेश्चन 74 है, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन डैश। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, डायरेक्शनल होता है, अनसैचुरेटेड भी होता है। क्योंकि वीक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में, तो ये ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्वेश्चन 75 है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर कॉल्ड डैश। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को बेटा दूसरा जो नाम होता है इनको हम लोग मेटेलिक हाइड्राइड भी कहते हैं। ये ओल्ड बुक का सवाल है, तो ये ओल्ड कोर्स का सवाल है। इनको मेटेलिक हाइड्राइड भी कहा जाता है और इन्हीं को नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं। लेकिन चूंकि ए ऑप्शन में नॉन नहीं लगाया गया, दैट्स वाई ए ऑप्शन गलत है। तो उसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा मेटेलिक हाइड्राइड। अच्छा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड अलग तरह के, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड अलग हाइड्राइड होते हैं, कॉम्प्लेक्स अलग टाइप के होते हैं। तो हाइड्राइड्स की अलग अलग टाइप्स हमारे पास हैं, जैसे आयनिक है, कोवेलेंट है, कॉम्प्लेक्स है, मेटालिक है, पॉलीमेरिक है, बॉर्डर लाइन है, ये सब अलग अलग हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो मेटालिक हाइड्राइड्स जो है उनको इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की रिएक्शन होता है किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ, तो जब ये रिएक्शन करता है तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड की फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन 78, ग्लास कंटेन CuO गिव डैश कलर। तो कॉपर ऑक्साइड की वजह से याद रखिएगा कि लाइट ब्लू कलर मिलता है ग्लास को। कोबाल्ट ऑक्साइड होगा तो ये डार्क ब्लू देगा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा तो ये ग्रीन देगा, और जिंक ऑक्साइड होगा तो फिर ये रेड कलर देगा। क्वेश्चन 77, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म डैश। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल जो होता है, अब इसकी ऑक्सीडेशन से 2 तरह से प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप इसकी ऑक्सीडेशन से, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन अगर कराते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, जैसे अगर हम ले लेते हैं ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, तो अगर हम इसमें PCC लेते हैं, पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो इससे क्या होता है कि PCC लेने से ये हमारा जो है वो कीटोन बनता है। लेकिन अगर आप PCC लेने के बजाय पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर लें K2Cr2O7, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये कीटोन भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन पहले PCC की वजह से कीटोन बनता है तो बेहतर है कि कीटोन ऑप्शन लगा लिया जाए। पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब जब हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो कीटोन में फॉर्म होता है, और जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो BC दोनों करेक्ट है वैसे, लेकिन मुझसे पूछे तो A लगा लें, C लगा लें, सॉरी। क्वेश्चन 78 है, बायर्स मेथड यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट और व्हेन डैश।
कि बायर्स मेथड को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं बॉक्साइट ओर की प्यूरिफिकेशन के लिए। ये भी ओल्ड कोर्स का सवाल है। तो देखो बॉक्साइट ओर जो होता है वो हमारा Al2O3 होता है, एल्यूमिनियम का ओर है। अब इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हमारे पास अलग अलग तरह की होती हैं। इम्प्योरिटी कभी सिर्फ Fe2O3 की होती है, कभी सिर्फ सिलिका की होती है, और कभी Fe2O3 और सिलिका दोनों होता है। अगर इम्प्योरिटी में दोनों मौजूद हैं तो हम लोग हॉल्स मेथड यूज़ करते हैं। सिर्फ सिलिका मौजूद है तो उसके लिए हम लोग जो है वो सरपेक्स मेथड यूज़ करते हैं, और सिर्फ Fe2O3 की इम्प्योरिटी तो उसके लिए हम लोग बायर्स मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कि बायर्स मेथड कब यूज़ किया जाएगा, जब बी ऑप्शन बॉक्साइट और कंटेन्स एक्सेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। लास्ट क्वेश्चन है 79 के बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू डैश। बेंजीन सैचुरेटेड क्यों होता है, मीन्स बेंजीन क्यों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन नहीं देता। अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ईच कार्बन अटैच ओनली वन हाइड्रोजन। तो बेटा इसका आंसर होगा डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कि बेंजीन के अंदर है, जब आप बेंजीन रिंग की बात करते हैं जब हम बेंजीन रिंग की बात करें जब हम बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन में जो हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं बेटा, अब ये पाई बॉन्ड क्या होते हैं, ये पाई बॉन्ड हमारे पास जो है मूव कर रहे होते हैं, ये डीलोकलाइजेशन कहलाती है। इसी वजह से क्या होता है कि इनके पाई बॉन्ड्स आराम से ब्रेक नहीं होते हैं और इनका नेचर हमारे पास सैचुरेटेड रहता है। ठीक है, तो ये रीज़न था जिसकी वजह से पाई बॉन्ड्स जो बेंजीन है वो सैचुरेटेड होता है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है बजाय एडिशन रिएक्शन करने के। तो बेटा ये सारे डे 2 के एमसीक्यूज हमारे पास थे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या बाकी तमाम पास पेपर्स की पीडीएफ चाहिए अपनी 100% प्रिपरेशन के लिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। तो विद अ वेरी मिनिमम कॉस्ट में आपको सारे पास पेपर आपके व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा अपना पर्सनल नंबर है, आप उसको सेव कर लें। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को जिनके कल टेस्ट होने वाले हैं या परसों टेस्ट होने वाले हैं। इंशाल्लाह आप तमाम बच्चों के 90+ मार्क्स अचीव होंगे। बस आप एनईडी पास पेपर की जो प्लेलिस्ट है एनईडी पास पेपर्स की, वो लाजमी आप उसको वॉच करें। इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप काफ़ी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स में लिख रहे हैं कि उनके ज़्यादातर सवाल जो है वो पास पेपर से रिपीट हो रहे हैं। तो ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मैं किसी तरह से आपको जो है वो फैसिलिटेट कर रहा हूँ ताकि आपके एनईडी के टेस्ट अच्छे से अच्छे हो जाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।